मनमोहन के मंत्रिमंडल से छोटा लेकिन कांग्रेस के सारे सांसदों से बड़ा। जी, 45 सांसद रहेंगे इस मंत्रिमंडल में शरीक जो शपथ लेंगे। कांग्रेस की तादाद 44 है, लेकिन मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में 70 मंत्री हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे। उसमें कई चीज़ें समेटी गई हैं। इस दौर में कई मंत्रालयों को मिलाया गया है और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, अब आप देख सकते हैं कि पहली कतार में कौन कहाँ कैसे बैठा हुआ है। हालांकि किनारे से नहीं है, लेकिन नितिन गडकरी नज़र आ रहे हैं, उमा भारती नज़र आ रही हैं, नजमा हेपतुल्ला, गोपीनाथ मुंडे, ये सभी लोग नज़र आ रहे हैं। ये किनारे से अगर सिलसिला शुरू हम लोग करते हैं तो, और पहले से अरुण जेटली भी नज़र आ रहे हैं, वेंकैया नायडू भी नज़र आ रहे हैं, सुषमा स्वराज नज़र आ रही हैं। सुषमा स्वराज, इसका मतलब है किनारे में सबसे पहले राजनाथ शपथ लेंगे, फिर सुषमा स्वराज, फिर अरुण जेटली, जो एक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों पहुंची हैं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए, धर्मेंद्र ने जैसे ही आज दिल्ली में कदम रखा हवाई अड्डे पर, पत्रकारों ने घेर लिया और उनसे जब पूछा गया आपकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने कहा कि दरअसल जिस नगरी का बादशाह फ़कीर हो, उस नगरी का हर फ़कीर बादशाह होता है। बड़ा ज़बरदस्त उनको जिक्र किया था। लेकिन अब इससे एक हिस्से में आगे निकलते हैं। जब इतना बड़ा मंत्रिमंडल अपने तरीके से मथा गया, काक साहब जरा माइक उठाइए, और रक्षा मंत्रालय अपने पास क्यों रखा है नरेंद्र मोदी जी ने? नहीं, मुझे लगता है ये उचित कदम नहीं उठाया है मोदी साहब ने, इसलिए कि अर्थव्यवस्था, महंगाई कम करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, फिस्कल डेफिसिट कम करना, इसके बाद अगर देश में इस वक्त और पिछले 10 साल से एक बहुत बड़ी चुनौती रही है वो रक्षा क्षमता की कमज़ोरी। और ये कमज़ोरी ऐसी है कि अगर ये विजनरी प्राइम मिनिस्टर हैं, ये वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा की तरह ऑर्केस्ट्रा के लीडर हैं, इनको टाइम नहीं मिलेगा अगर ये अपने पास रक्षा मंत्रालय रखते हैं। वहाँ पे आपको पहले समीक्षा करनी है, आपके रक्षा और सुरक्षा के डॉक्ट्रिन पे समीक्षा करनी है कि अगले 20-25 साल कैसा सुरक्षा और रक्षा का माहौल होगा। दूसरा, मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय का पूरा रिस्ट्रक्चर करना है। सिविल मिलिट्री रिलेशन, जब जनरल वीके सिंह साहब रक्षा अध्यक्ष थे थल सेना के, इतने बिगड़े हुए थे, सारे दर्शक जानते हैं। उनको ठीक करना है। जब तक आप सेनाओं को पॉलिटिकल और मिलिट्री निर्णय लेने के ढांचे में नहीं लाते, तब तक ये कमज़ोरियाँ दूर नहीं रहती। बजट का देखिए आप, 1.74% बजट इस साल का है। 62 के युद्ध से पहले 1.48% हुआ था, 1.6%। उस स्थिति पे आ रहे हैं 62 से पहले। चुनौतियां आपकी पाकिस्तान से और चाइना से बड़ी हुई हैं। मैं कहता हूं जितना उनके पास एक चुनौती पूर्वक एक लैंडस्केप आता है, वो रक्षा में अगर वो नहीं संभालते, एक डेडिकेटेड कॉम्पिटेंट मिनिस्टर, मुझे लगता है अरुण शौरी को रक्षा मंत्री नहीं, किसे देना था ये तो खैर प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन बनाना जरूरी था। ये मोदी साहब संभाल नहीं पाए। सबकी राय ले, उससे पहले एक जानकारी दे दे। सोनिया गांधी हम देख पा रहे हैं पहुंच गई हैं, राहुल गांधी भी पहुंच गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो 2 सीट मिली वो अमेठी और रायबरेली ही है, और इसका जिक्र बार बार होते रहा कि कांग्रेस सिमटते सिमटते परिवार में ही सिमट के रह गई उत्तर प्रदेश में, और सिर्फ इन्हीं 2 सीटों पर जीत मिली। लेकिन पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, और पहुंचना था। और ये कहीं ना कहीं शपथ ग्रहण समारोह इस देश के लिए है, किसी पार्टी का नहीं है। प्रधानमंत्री देश के हैं और जाहिर है इसकी संवेदनशीलता। लाल कृष्ण आडवाणी से मुलाकात की। देखिए, ये भी एक ज़बरदस्त मौका है। लाल कृष्ण आडवाणी, जो अक्सर माना गया कि वेटिंग में रहे प्राइम मिनिस्टर पद के लिए, अक्सर इसका जिक्र होते रहा, लेकिन आज वो बैठे हैं अगली कतार में। और देखेंगे कि एक वक्त जब उनके शिष्य के तौर पर देखा गया, इस रूप में देखा गया नरेंद्र मोदी को, कि जब जब मुश्किल में पड़ते थे बचाने के लिए और कोई नहीं, सामने लाल कृष्ण आडवाणी ही आते थे। आज लाल कृष्ण आडवाणी देखेंगे कि शपथ ले रहे हैं प्रधानमंत्री। बेहद भावुक वह भी सेंट्रल हॉल में हुए थे जिस समय भाषण दे रहे थे और जिक्र कर रहे थे नरेंद्र मोदी का, और नरेंद्र मोदी भी भावुक हुए थे कि वो आपने कृपा शब्द क्यों कहा था। कृपा तो मैं माँ की करता हूँ। अनिल अंबानी भी माँ के साथ पहुँचे हैं। अनिल अंबानी भी देखे, मुकेश अंबानी का पूरा परिवार पहुँचा हुआ है। ये सारे लोगों की मौजूदगी, पूर्व स्पीकर कह सकते हैं, सांसद तो रही नहीं मीरा कुमार, वो भी बैठी हुई हैं। श्री रविशंकर वो भी पहुँचे हैं।
तो जाहिर है हर तरह से एक वैरायटी नज़र आ रही है इस वक्त संसद भवन के भीतर, जो शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं और दुनिया भर के लोग जिस रूप में भी देख रहे हों, लेकिन इस वक्त मौजूदा वक्त में प्रतिभा पाटिल पूर्व राष्ट्रपति, वह भी आप देख रहे हैं, वह भी पहुंची हैं अपने पति के साथ, वो बैठी हुई हैं। प्रतिभा पाटिल जो कि भारत में पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी और जाहिर है उसके पीछे सोनिया गांधी ही रहीं, और उन्हें अब राष्ट्रपति पद तक जब प्रणब मुखर्जी को बनाया गया तो आखिरी मुहर भी सोनिया गांधी की उस दौर में रही थी, लेकिन सबकी सहमति थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रणब मुखर्जी को लेकर अपनी सहमति जताई थी। ये खैर अब दूर की बात हो गई है, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा राष्ट्रपति भवन का आप देख रहे हैं। हाँ बख्शी साहब, हम जिक्र कर रहे हैं रक्षा मंत्रालय, जो बात निकल कर आई काक साहब की तरफ से, बड़ा ही डेडिकेशन चाहिए इसमें, फुल टाइम जॉब है ये। इसको एक और तरफ से देख सकते हैं जी, इतनी बुरी तरह से डिरेल हुआ है हमारा रक्षा मंत्रालय कि मेरे ख्याल इसको पटरी पर वापस लाने के लिए कुछ समय तक आपको प्रधानमंत्री की ही जरूरत होगी, इतनी बुरी तरह से। हाँ, बख्शी लहरी भी पहुंच गए। जब दर्शकों को बताते भी चले, सोना गले में कम नहीं हुआ। कहा गया था कि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता कहा करते थे आप उतना सोना मत कीजिए, पहनिए, वो पहनते थे, लेकिन उसके बावजूद भी। पूनम ढिल्लो, बॉलीवुड की तमाम हस्तियां जो जिसकी पहचान और जिसकी प्रचार में मदद और पार्टी के साथ जो जुड़ी रहीं, वो नज़ारा भी हम देख पा रहे हैं। और यहाँ पर हम आप देख रहे हैं साध्वी रितंबरा बैठी हैं, उनके गुरु भी उनके बगल में बैठे हुए हैं, जिसका जिक्र हम कर रहे थे। तमाम धर्मों के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर नज़र आ रहा हो कि एक ही धर्म के लोग हों, हर धर्म के लोग भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष पद को अब छोड़ेंगे और आज कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर शपथ लेंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि नड्डा साहब हो सकते हैं नए अध्यक्ष, इस बात का जिक्र चल निकला है। नड्डा साहब के बारे में भी जरा सी जानकारी हो जानी चाहिए। नड्डा साहब हिमाचल के हैं जरूर, लेकिन उन्होंने पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से की है और पटना कॉलेज में ये पढ़ा करते थे। बहरहाल, लेकिन ये देखिए कि जो नज़ारा आप देख पा रहे हैं, जहां पर लोगों की मौजूदगी है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स सबसे आगे की कतार में दिखाई दे रहे हैं। राजनाथ सिंह, उसके बाद सुषमा स्वराज, वेंकैया, उसके बाद अरुण जेटली, नितिन गडकरी। चलिए, यह हिस्सा दूसरा खूबसूरत का है। आपने एक जिक्र किया बख्शी साहब, जरा उस बात को पूरा करते हैं। आपने कहा कि किसी भी चीज को संभालने के लिए उस रक्षा मंत्रालय का जिक्र करते हुए आप कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की भी जरूरत होती है। तो वो कौन सा मंत्रालय है जिसमें प्राइम मिनिस्टर की जरूरत नहीं होती है? नहीं, देखिए इस वक्त जो मैं आपको कह रहा हूँ, देखिए हम नहीं जानते, इसलिए हम चैन की चादर तान के बाकी देशवासी जनादेश है तो चैन की चादर तान ली गई। जितना यहाँ जो हम फौजी और पुराने फौजी बैठे हैं, हम ही लोगों को मालूम है कि किस तरह हमको क्षति पहुंची है इस 10 सालों के अंदर। 1987 में माउंटेन आर्टिलरी के तौर पे बोफोर तोप आई थी आपके पास। पहाड़ में लड़ाई नहीं हो सकती मीडियम आर्टिलरी बोफोर जैसी गनों के आपको तो खुश होना चाहिए, रक्षा मंत्रालय मनमोहन सिंह ने नहीं रखा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जरूरत है एक डायनेमिक, हमको रक्षा मंत्रालय जिक्र किया और मनमोहन सिंह के हाथों में देखना है प्लीज। तभी मैं समझता हूं कि अगर राष्ट्रीय मनमोहन सिंह का जिक्र किया और देखिए राष्ट्रपति भवन मनमोहन सिंह पहुंच गए हैं। जाहिर है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 बरस तक, नेहरू के बाद इस देश में कोई लगातार 10 बरस तक रहा है तो वो मनमोहन सिंह का ही नाम होगा। और ये भी एक अद्भुत संयोग है, एक बार ये चुनाव लड़े थे, दिल्ली से हार गए थे, उसके बाद राज्यसभा का रास्ता, लेकिन इन सब के बीच पहचान डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर इकोनॉमिस्ट। लेकिन इस दौर में इकोनॉमी का जो हाल हुआ ये पूरे देश ने देखा, और ख़ास तौर से जो हाशिए पर पड़ा तबका था, जो मध्यम वर्ग था, महंगाई को लेकर, इस दौर में भ्रष्टाचार को लेकर सवाल उठे। इसलिए मनमोहन सिंह आने वाले वक्त में इतिहास में किस रूप में याद रखे जाएंगे, ये सवाल हर किसी के जहन में आज भी गूंज रहा होगा और ये गूंजेगा बार बार कि मनमोहन सिंह की मौजूदगी भारतीय राजनीति इतिहास में किस रूप में देखी जाएगी। हम अपने मेहमानों से इस पर राय जरूर लेंगे, लेकिन मनमोहन सिंह की मौजूदगी खास तौर से जब किताबों के जरिए दस्तावेज बनकर बाहर निकली तो वो कहीं ना कहीं गहरा घाव दे गई, क्योंकि बात ये थी कि रिमोट के जरिए अगर वाकई चल रही थी मनमोहन सिंह की पूरी कार्यशैली और 10 जनपद से संभाला जा रहा था सब कुछ, तो उसे, और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दूसरी तरफ गांधीनगर की दिखला रहे हैं। गांधीनगर में नरेंद्र मोदी की मां बैठी हुई देख रही हैं, परिवार के तमाम सदस्य देख रहे हैं, उनके मौजूदगी है जो लगातार आंखें गड़ाए हुए टेलीविज़न पर समझ रही हैं। नेताओं की मौजूदगी वहां पर हो रही है, किस किस रूप में कौन कौन देख रहा है, आ रहा है, टेलीविज़न पर नज़र लगातार टिकी हुई है। और ये एक बेहतरीन माध्यम भी है कि जिसके ज़रिए अब देखा जा सकता हो। दुनिया भर के 100 देशों में ये व्यवस्था है कि आज
इसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा होगा। हम एक सिलसिला शुरू करते हैं, जो कि मनमोहन सिंह का जिक्र है। नलिनी जी, मनमोहन सिंह को इतिहास किस रूप में याद रखेगा? याद रखेगा द्वितीय पावर सेंटर, यानी कि पावर सेंटर ना बन सके, सत्ता का केंद्र ना बन सके, हालांकि प्राइम मिनिस्टर कहलाए, हालांकि आपने प्रधानमंत्री जैसे ही कहलाए। कहा द्वितीय पावर सेंटर, वैसे ही बहुत देर तक वो सोनिया गांधी के पास रुके जी हाँ, रहे। क्योंकि एक्चुअली सोनिया गांधी जी ने वो प्रथम पावर सेंटर, फिर ये द्वितीय, फिर राहुल गांधी जी तृतीय, फिर 3.5 में आ गया वो जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल थी। तो बड़े पावर सेंटर्स थे। इस बार केवल नरेंद्र मोदी ही पावर सेंटर हैं। जी, मोहन साय जी, किस रूप में इतिहास याद रखेगा? देखिए, मनमोहन सिंह को एक ईमानदार प्रधानमंत्री, लेकिन निहायत ही कमज़ोर, और मैं समझता हूं कि उनको एक मौका था इतिहास में अपना नाम रखने का, कि जब 2G पे उन पर प्रेशर आया कि राजा को लेना है, और अब जब एलिगेशंस आए उस वक्त उनको रजिस्ट करके बोले कि मैं नहीं करूंगा, मैं रिज़ाइन करता हूं। लेकिन सत्ता का मोह, प्रसून आप जानते हैं, काफ़ी ज़्यादा होता है, और फिर उनको देख रहे थे कि मेरा इतिहास में ना हुआ कि जैसा आपने कहा कि नेहरू के बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो कि लगातार 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के तौर पे कुर्सी पे रहे। तो मैं नहीं समझता हूँ हम हाँ जी, बताएं, वहाँ से भी शुरू करें जी। मैं समझता हूँ अगर प्रधान मनमोहन सिंह सिर्फ एक टर्म के लिए 2009 तक रहते तो देश के एक महान प्रधानमंत्री माने जाते। लेकिन समस्याएं उनका तब शुरू हुआ जब ये 2 पावर सेंटर्स का जो जिक्र हो रहा है वो ज़रा शक्तिशाली बन गया। उनके हाथ में कोई पावर था ही नहीं, और बेहतर रहता अगर वो 2009 अगर यूपीए 1 में ही सिर्फ मौजूद रहते। रामकृपाल जी, किस रूप में इतिहास याद रखेगा? प्रसून जी, अभी इतना वक्त नहीं हुआ है कि मनमोहन सिंह इतिहास में समा जाएं। मनमोहन सिंह की तुलना आने वाले 5 साल के बाद की जाएगी, और लिख लीजिए इस बात को। वो गुरदत्त की फिल्मों की तरह होगा। गुरदत्त के कागज़ की फूल फिल्म उनके ज़माने में फ्लॉप हो गई थी, और गुरदत्त बहुत तकलीफ उठाए, वो चली बाद में। मेरा ये कहना है कि आने वाले भविष्य को देखने के बाद ही मनमोहन सिंह की आप वो कर सकते हैं। आपने अच्छा जिक्र कर दिया, कागज के फूल और प्यासा आज की तारीख उन्हें खारिज करना बहुत जल्दबाजी होगी, ये बात। अरुण जी, किस रूप में इतिहास याद रखेगा? उनको कठपुतली के रूप में याद रखा जाएगा, और एक शैडो गवर्नमेंट के स्वैच्छिक मुखिया के रूप में। एक छाया सरकार थी वो पूरी की पूरी। पूरे सरकार को भी उनके साथ दोषी ठहराया जाना चाहिए जब उनका जिक्र हो। जी बख्शी साहब, आप भी बताएं, हम इस सिलसिले को देखिए, सिस्टेमिक तौर पे एक डायरकी का एस्टैब्लिश होना हमारी डेमोक्रेसी में एक बहुत ही खतरनाक और दुखदाई फेज रहा है। बड़ा पेनफुल है लगता है बोलना मनमोहन सिंह के बारे में। अभय जी, किस रूप में याद रखेगा? जो पार्थसारथी जी ने कहा, मैं उससे मोटे तौर पर सहमत हूं कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल को 2 हिस्सों में बांट के देखना चाहिए, एक यूपीए 1 और एक यूपीए 2। यूपीए 1 तक उनकी जो छवि थी प्रधानमंत्री के तौर पर वो सुरक्षित थी, और जो यूपीए 2 में आकर पूरी तरीके से खंडित हो गई। काक साहब, आप भी कमेंट कीजिए, फिर हम जरा चले राष्ट्रपति भवन। जरा बता दीजिए, हाँ, इतिहास किस रूप में याद रखेगा? देखिए, मैं अभय जी और पार्थ साहब से सहमत हूँ बिल्कुल। मेरे ख्याल में जल्दबाजी मत कीजिए। यही मनमोहन सिंह यूपीए 1 में और यूपीए 1 और यूपीए 2 मिला के 7.6% विकास दर किया है। भारत के इतिहास में वो विकास दर कभी हुआ नहीं है। वो डायरकी भी थी, कमज़ोर प्रधानमंत्री भी थे। मुझे बताइए, वाजपेयी सरकार जो थी पूरे 5 साल में क्या विकास माहौल है? हमको अडानी भी दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। जल्दबाजी मत कीजिए। इस वक्त राष्ट्रपति भवन के भीतर बैठे हुए, डूबता हुआ सूरज राष्ट्रपति भवन में अभी सबको नजारा, वक्त 6 बज रहे हैं, सूरज डूब रहा होता है तो राष्ट्रपति भवन के पीछे जो ठीक जो गुंबद है वो बड़ा खूबसूरत सा नजर आता है। शाम जब ढल रही होती है बेहद हसीन लगता है राष्ट्रपति भवन। तो कुछ ऐसा ही नज़ारा इस वक्त वहाँ पर बैठे लोग महसूस कर रहे होंगे। और यहाँ हम मनमोहन सिंह का जिक्र कर रहे थे तो एक डूबते हुए किसी ने सितारे के तौर पर माना, किसी ने माना कि इतिहास नए तरीके से परखेगा तो वो उस रूप में देखेगा जैसे गुरुदत्त की फिल्म कागज के फूल को उस वक्त लोग ना समझ पाए, बाद में समझेंगे। किसी ने कहा यूपीए 1 के बाद अगर वो सत्ता छोड़ देते तो शायद बेहतरीन प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी शुमारी होती। लेकिन इन सब के बीच हम देख पा रहे हैं कि तमाम राष्ट्राध्यक्ष जो अलग अलग देशों से आए हैं, सार्क के प्रमुख, वो लोग पहुंचना शुरू हो चले हैं और सभी की मौजूदगी
पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सबसे हाथ मिला रहे हैं। तो मॉरिशस के ये प्राइम मिनिस्टर हैं, हम आपको बतला दें कि वो जो पहुँचे हैं राम गुलाम साहब हैं और ये यहाँ पर पहुँचे हैं। तो तमाम सार्क प्रमुख जिनको निमंत्रण दिया गया, उसके अलावा मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर पहुँचे हैं और सभी लोगों की मौजूदगी हमको नवाज शरीफ भी हम देख पा रहे हैं, वो पहुँच गए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को लेकर जो भी कयास इस दौर में लगाते रहे पिछले 7 दिनों से, जब से ये निमंत्रण भेजा गया था तब से ये सिलसिला शुरू था कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आएंगे या नहीं आएंगे। लेकिन जाहिर है इस नज़ारे को देखकर पाकिस्तान के भीतर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने सहमति जताई। पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया आपको जाना चाहिए, लेकिन उसी वक्त एक सवाल भारत के लिए जो मौजूद था वो पाकिस्तान के लिए मौजूद नहीं था। लगातार पाकिस्तान से जो हमारा संवाद हो रहा था उसमें जमातुल दावा के चीफ हाफिज सईद ने जब कहा था कि वो अगर जाएंगे तो कश्मीरियों को क्या जवाब देंगे, इस सवाल ने चौंकाया जरूर था, लेकिन पाकिस्तान की मुख्यधारा की राजनीति ने उसे पूरी तरीके से खारिज किया था और कहा था कि इसका कोई मतलब नहीं है। ये कितना बड़ा मतलब है या नहीं हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बता दें कि तमाम तमाम सार्क देशों के जो भी प्रमुख हैं जिन्हें निमंत्रण दिया गया उसमें सभी पहुंचे हैं और ये हम देख पा रहे हैं। कोईराला साहब को भी देख पा रहे हैं, वह भी वहां पर पहुंच गए हैं। सबको अगली कतार में वहां पर बैठाने की व्यवस्था की गई है। ये बड़ा शानदार माहौल है जो इस वक्त राष्ट्रपति भवन में। ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर भी नज़र हमें आ रहे हैं, सुशील कोईराला साहब नज़र आ रहे हैं जो, और नवाज शरीफ साहब नज़र आ गए। सारे लोग पहुंचे हैं। मॉरिशस के पीएम इससे सबसे पहले हम लोगों ने देखा जो कि नवीन राम गुलाम थे, वो पहुंचे, उन्होंने सबसे मुलाकात की। फिर नवाज शरीफ नज़र आए और अब कोईराला साहब नज़र आए हैं जो कि पहुंचे हैं। राजपक्षे का इंतजार हर किसी को है। सब देखिए कतार में, आगे की कतार में सबको बैठाया गया है। ये भूटान के नज़र आ रहे हैं। तो हर सार्क देशों के नुमाइंदगी जो वहाँ पर पहुँचे सभी की मौजूदगी है। बहरहाल ये अपने तरीके का, मनमोहन सिंह के बगल में नवाज शरीफ बैठे हैं और सोनिया के बगल में सुशील कोईराला बैठे हैं। सवाल वो है कि एक पहली की कतार तय जो भी जिस रूप में भी की गई होगी उसमें सबको जो महत्ता बराबर की दी गई है, हम देख पा रहे हैं कि उसमें सारे लोगों की मौजूदगी है और समूचा परिवार हमको नज़र आया। मुकेश अंबानी का, अनिल अंबानी माँ के साथ नज़र आए, अडानी नजर आए जिसका जिक्र बार बार चुनाव के दौर में होता रहा और राहुल गांधी बार बार इस बात का जिक्र करने से नहीं चूके कि अडवाणी में से अब ये वी निकाल दीजिए तो अडानी हो जाता है। ये सारी चीज़ें चुनावी थी। उसके बाद की स्थिति कैसे बदल जाती है और किस रूप में अब सबकी मौजूदगी है, क्योंकि देश का लोकतंत्र इस बात को कहता है कि अगर जनादेश जो दिया जा चुका है उसको मान्यता हर किसी को देनी है और ये एक सच है भारतीय लोकतंत्र का और संसदीय राजनीति का। तमाम नेताओं की मौजूदगी के बीच हम देख पा रहे हैं कि जितनी बड़ी तादाद में इस बार तकरीबन जहां जो मौजूदगी है वो तकरीबन 5000 के लगभग बताई जा रही है राष्ट्रपति भवन में। और अब से बालकृष्ण, हमारी आवाज़ अब तक पहुंच रही है आपको? भूटान के प्राइम मिनिस्टर ये नज़र हमें आ रहे हैं जो पहुंचे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं। कलाम साहब भी आए हुए हैं, राष्ट्रपति अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बने थे, तो हर कोई स्वागत कर रहा है। जाहिर है ये पहली बार भारतीय आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार है प्रधानमंत्री शपथ लेने के लिए तमाम राष्ट्राध्यक्ष भी अलग अलग देशों के पहुंचे हैं और उन्हें निमंत्रण बाकायदा दिया गया। ये एक नई परिस्थिति भी है या इस दौर में माना जा सकता है। नवाज शरीफ साहब दिखाई दे रहे हैं। नवाज शरीफ के एक तरफ मनमोहन सिंह हैं, दूसरी तरफ मनमोहन सिंह की पत्नी बैठी हुई हैं। तो मुलाकात का सिलसिला बीते 10 बरस से भारतीय राजनीति में जो भी राष्ट्राध्यक्ष मिलते थे उनके सामने मनमोहन सिंह थे और वो मनमोहन सिंह जो लगातार अर्थशास्त्री के तौर पर जिसका जिक्र ओबामा भी करने से नहीं कतरा है और जिस समय दुनिया में इकनॉमी धराशायी हो रही थी, लगातार उस वक्त जीडीपी को लेकर मनमोहन सिंह बयान दिया करते थे। जिस समय आतंकवादी घटनाएं होती थी उस समय मनमोहन सिंह के बयान आते थे कि महत्वपूर्ण है कि एक शांति रहे जिससे कम से कम अर्थव्यवस्था पले पनपे बढ़े, आगे बढ़े। विनोद खन्ना पत्नी के साथ पहुंचे हैं, विनोद खन्ना नज़र आ रहे हैं। तो सारे नेताओं की मौजूदगी में अब नरेंद्र मोदी का इंतज़ार है। नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, उसके बाद राष्ट्रपति पहुंचेंगे, लेकिन इन सब के बीच हम देख रहे हैं कि अब कौन पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति हो सकते हैं।
राजपक्षे पहुंचे हैं। श्रीलंका के प्रधानमंत्री राजपक्षे पहुंचे हैं। वाई को लगातार विरोध, तमिलनाडु में विरोध, जयललिता का नहीं आना, इन सब के बीच एलटीटी को लेकर जो कुछ जिस तरीके से हुआ, इसको लेकर हंगामा, और जिस तरीके से जो सारी परिस्थिति रही, राजपक्षे समझ रहे थे कि उनकी भी ज़रूरत है, एक मान्यता दिल्ली से है। तो ऐसे में जो तमिल कहीं ना कहीं जो विरोध कर रहे थे, और तमिल की तादाद जो भी श्रीलंका में है अभी, उन सब के लिए इनका दिल्ली पहुंचकर वापस लौटना इनके लिए एक बेहतरीन सुखद होगा। हम एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे पार्था, आप माइक उठाएं तो हम जरा, सवाल है कि राजपक्षे और इसका वाइको का विरोध या तमिलनाडु के भीतर विरोध, तमिलियंस के संबंध, चूंकि आप कई बार गए, हमें जहां तक जानकारी, और आप भी जिक्र किया करते थे राजीव गांधी के दौर में आपकी बहुत आवाजाही श्रीलंका हुई, तमिल्स को लेकर जो भावना दिल्ली की रही हमेशा से, और श्रीलंका की जो भावना तमिल्स को लेकर, इन सब के बीच क्या वाकई एलटीटी ही खड़ी थी, या ये परिस्थिति अचानक आई और चली गई? क्या स्थिति थी? नहीं, देखिए, श्रीलंका के आज़ादी से पहले जो तमिल अल्पसंख्यक थे वो ब्रिटिश शासक के बहुत निकट थे, और हर एक पद वगैरह, जितनी भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस थी उनके हाथ में थी। ये स्थिति बदला और उनके खिलाफ भेदभाव का बर्ताव हुआ। वो एक सैनिक विद्रोह पर जा पहुंचा। भारत का प्रयास यही रहा है कि एक राजनीतिक समझौता हो जिससे तमिल इलाकों में एक किस्म का के ऑटोनॉमी मिले। तो ये अभी जो कहा जा रहा है तमिलनाडु में, जी, तमिल ईलम का जिक्र हो रहा है, वो अलग तमिल देश, उसे कोई भारत सरकार समर्थन नहीं दे सकता है। लेकिन बात यह है कि हमारी नीति क्या है। हमने, आप जानते हैं, तमिलों के राहत के लिए भारत सरकार ने 5,000 करोड़। दर्शकों को बता दें, ये शख्स जो नजर आ रहे हैं, जो उतरे हैं, ये मालदीव के हैं, जो कि इनका नाम अब्दुल्ला यासीन है, मालदीव के प्रेसिडेंट जो नजर आ रहे हैं। और ये भी हम बता दें कि इस दौर में एक सवाल भारत के भीतर मनमोहन सिंह के दौर में लगातार होते रहा कि आप अपने पड़ोसी देशों को नहीं संभाल रहे। मालदीव में भी उठापटक हुई, तब भी एक सवाल उठा था, और लगातार जो रिपोर्ट आ रही थी कि भारत क्यों नहीं संभाल पा रहा है मालदीव की सिचुएशन तक को। देखिए, मुलाकात कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तो अब शपथ लेंगे, उनसे मुलाकात का सिलसिला होगा, लेकिन बीते 10 बरस से मनमोहन सिंह ही वो शख्स हैं जिनसे लगातार संवाद होते रहा, बातचीत होती रही। और इसलिए ये पहली बार सवाल उठा था कि दरअसल सार्क देशों के प्रमुखों को अगर निमंत्रण दिया जाए तो इस निमंत्रण के जरिए एक बड़ा मैसेज जाएगा कि और सभी लोग आते हैं तो भारत की महत्ता, भारत इस तमाम पड़ोसी राज्यों में सबसे बड़ा राज्य है, अपने तौर पर इसकी मौजूदगी का एहसास हर किसी को, दुनिया को होना चाहिए। और ये क्यों जहन में आया और किस रूप में आया, इस पे हम पूछेंगे। लेकिन हाँ, एक जिक्र आप जो कर रहे थे, इस जिक्र को पूरा कर दें। हाँ, हमने 5,000 करोड़ दिया है तमिलों के राहत के लिए, किसी को तमिलनाडु में मालूम नहीं, तो कम से कम लोगों को अवगत करवाना चाहिए। और दूसरी बात ये, कम इन चीज़ों में मैंने देखा है कि जब एमजीआर थे तो मैं मिला करता था, प्रांत के मुख्यमंत्री को आपको साथ ले जाना चाहिए जी। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आने वाले वक्त में वो होगा, क्योंकि स्वायत्तता का सवाल है। स्वायत्तता के लिए हमें राजपक्षे पर दबाव लगाना पड़ेगा। हामिद करजई साहब भी आ गए हैं। हामिद करजई साहब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, और ये बड़ी मौजूदगी है क्योंकि हेरात में जिस तरीके से हमला हुआ और उस वक्त हुआ जिस समय फैसले लेने के अंतर्द्वंद में फंसे हुए होंगे नवाज शरीफ, उस वक्त हेरात में हमला हुआ। हेरात बड़ा सुरक्षित जगह मानी जाती है, और हेरात जो है ईरान की सीमा से लगी हुई है, अफगानिस्तान में बहुत ही सुरक्षित मानी जाती है। लेकिन वहाँ पर जब हमला हुआ और 4 हमलावर थे, चारों मारे गए। वहाँ पे 2013 में अमेरिकन कॉन्सुलेट पर भी हमला हुआ था और वहाँ भी 4 हमलावर थे, वो भी मारे गए थे। लेकिन हामिद करजई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत का बहुत कुछ अफगानिस्तान में लगा हुआ है। और ये हम बता दें, घड़ी की सुई जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, सिर्फ 4 मिनट का वक्त बचा है, और जो जानकारी आ रही है उसमें गुजरात भवन से नरेंद्र मोदी वहां से निकल चुके हैं। सभी राष्ट्राध्यक्ष जिन्हें बुलाया गया था वो सभी पहुंच चुके हैं, बस सिर्फ नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। और नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही उसके बाद राष्ट्रपति पहुंचेंगे और ये शपथ ग्रहण जो औपचारिक तौर पर यहाँ पर होना है वो शुरू होगा, जिसका इंतजार हर किसी को है। और उसके बाद वो मंत्रिमंडल निकल कर आएगा
और उस मंत्रिमंडल के जरिए वो तमाम मंत्रालयों का जिक्र खुले तौर पर फिर सामने आ जाएगा। ये सारी परिस्थिति का इंतजार पूरा देश कर रहा है। और जिस तरीके से मौजूदगी इस वक्त राष्ट्रपति, ये देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे, सूरज जो ढलता है उसके पीछे से जो रोशनी आती है, उस रोशनी को समझिए, वो शाम के समय दरअसल उस गुंबद के पीछे से कभी कभी रोशनी आती है और बेहद गुंबद चमकता है जो नज़र आ रहा है राष्ट्रपति भवन का। तो ये लुटियंस की दिल्ली का वो नज़ारा है जिसे अपनी शैली में बनाया गया था। और ये लुटियंस की दिल्ली को बनाने वाले लुटियंस और बरकर दोनों थे जिन्होंने इसकी पूरी की पूरी आर्किटेक्ट को उतारा था और उसको अब नज़र आती है लुटियंस की दिल्ली। लुटियंस का दिल्ली का मतलब यह भी है कि एक ताकतवर देश में सबसे ताकत कहीं पर मौजूद रहती है तो वो लुटियंस की दिल्ली में माना जाता है। लेकिन लुटियंस की दिल्ली में पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दस्तक दे रहा है जो दिल्ली के उस कल्चर से बिल्कुल अलग है, जो संस्कृति इस दौर में, चाहे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर कह लीजिए, हैबिटेट सेंटर कह लीजिए, या जिस तरीके की स्थितियों में खोई रहती है दिल्ली, जो अपनी ताकत को किताबों में खोती है, कहीं बहस मुहाइसों में खोती है, रात बेरात चर्चाओं और सेमिनारों में खोती है, नरेंद्र मोदी बिल्कुल इससे इतर हैं। नरेंद्र मोदी संघ के प्रचारक के तौर पर शुरुआत करते हैं। 84 में इनको राजनीतिक तौर पर बीजेपी को दे दिया जाता है। प्रचारक से ये बीजेपी में इनकी एंट्री होती है। दिल्ली में मौजूद रहते हैं, लेकिन दिल्ली में इनकी मौजूदगी कभी भी लुटियंस की दिल्ली में इसका एहसास नहीं करा पाती है कि ये नरेंद्र मोदी वो शख्स है जो आने वाले वक्त में किस तरीके से अपने, और ये नरेंद्र मोदी का वो काफिला नज़र आ रहा है। दूर से आप समझ सकते हैं ये साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक के बीच में से जो नज़ारा है, ये अद्भुत नज़ारा नज़र आता है। सामने इंडिया गेट और ये देखिए ये खुला पटल, सबसे खूबसूरत रायसीना हिल्स के तौर पर ये जो जानी जाती है जगह, उस जगह को आप महसूस कीजिए कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत हिल्स में से एक है। तो रायसीना हिल्स का ये खूबसूरत नज़ारा और उन सब के बीच राष्ट्रपति भवन और बड़ी तादाद में बैठे लोग, ये सभी आज उस स्थिति के गवाह बनने वाले हैं। नंगी आंखों से देखेंगे जब जो शख्स वाकई इस देश के भीतर चाय बेचा करता था, वहाँ से वो शख्स प्रचारक बना, संघ का प्रचारक, वो संघ जिस पर आज़ादी के तुरंत बाद महात्मा गांधी की हत्या के बाद प्रतिबंध भी लगा। बहस होती रही सरदार पटेल के पत्रों को लेकर। इस दौर में आरएसएस ने बहस की, बीजेपी ने बहस की, कहा गया नेहरू कितने किस तरीके से। और याद कीजिए तो कभी भी संघ परिवार को कटघरे में खड़ा करने की स्थिति में कोई नहीं आया उस तरीके से जिस तरीके से इस दौर में आते चले गए और आरोपों का सिलसिला लगते चला गया। इसीलिए कहा गया पहला मौका इस देश में आया जिस वक्त तमाम घटनाओं, आतंकी घटनाओं के मद्देनजर संघ को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। इसका दूसरा हिस्सा नजर आया जब नरेंद्र मोदी ने सीधी कटाक्ष की नेहरू परिवार पर, नेहरू गांधी परिवार पर। और नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए। घड़ी की सुई बता रही है कि ठीक 6 बजने में 1 मिनट का वक्त बचा हुआ है। और देखिए किस तरीके से ताली भी कुछ लोग बजा रहे हैं, हर्षोल्लास भी है। नरेंद्र मोदी बीते 45 दिनों से इस देश में जिस तरीके से, अभी से ना कि अब तो लगभग 55 दिन हो गए, लेकिन 10 दिन और बीत गए, 16 तारीख के बाद 26 तारीख आ गई, लेकिन उन 45 दिनों में लगातार जितनी सभाएं की, जितने तरीके से भाषण दिए, जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और लगातार ट्रैवल करते रहे, उसको अगर आप वाकई किलोमीटर में नापेंगे तो 3 लाख किलोमीटर पार कर जाता है। लेकिन सवाल ये नहीं था, पहली बार सवाल था एक दिन में 5-5 रैली औसतन नरेंद्र मोदी ने की। और नरेंद्र मोदी एक ऐसे केंद्र में आकर खड़े हो गए जिसमें लग रहा था ये पूरा चुनाव सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए और नरेंद्र मोदी को लेकर लड़ा जा रहा है। जो खड़ा है नरेंद्र मोदी के पक्ष में खड़ा है या फिर विरोध में खड़ा है। देवी और सज्जनों, सभी अतिथिगणों से हमारा निवेदन है कि आप कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। ये तुम्हारा एआरआई का है। Ladies and gentlemen, it is my pleasure to announce the arrival of the Honorable Vice President of India, Shri Hamid Ansari and Srimati Salma Ansari.